Assalamu alaikum dear students. I am your teacher of English. My name is Nasir Abbas Khalil. क्वालिटी कोचिंग एकेडमी में मैं 2014 से पढ़ाता रहा हूँ और अभी भी मेरी इसके साथ जो एफिलिएशन है वो कंटिन्यूड है. As far as my permanent job is concerned, so currently I am serving as Assistant Commissioner Peshawar. आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जो कि आप लोगों के जहन में होते हैं. सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके पेपर में आते हैं. देखिए, आप लोग पिछले 12 साल से as you are the students of second year, so we shall say that you have been studying English for the last 12 years. पिछले 12 साल से आप इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को इंग्लिश में जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं. एक छोटा बच्चा जब वो पैदा हो जाता है वो किसी भी लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन वो अपने लर्निंग को कंटिन्यूड करता रहता है और आफ्टर 6 or 7 years that child is able to speak that language very efficiently and properly. कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से आप पिछले 12 साल से इंग्लिश पढ़ते तो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इंग्लिश में कन्फ्यूजन होती है? इस ईटा के लिए हम जिस चीज़ की तैयारी करेंगे, यही चीज़ें आपने क्लास 9th और 10th में भी पढ़ी थी, यही चीज़ें आप लोगों ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी पढ़ी थी, और यही चीज़ें आप दोबारा ईटा के लिए भी तैयार कर रहे हैं. लेकिन इवन देन यू हैव बीन स्टडिंग इट रिपीटेडली, लेकिन फिर भी इसमें आप लोगों को बार बार मसाइल पेश आते हैं. कौन कौन से ऐसे रीज़न्स हैं तो हम उस पर भी बात करेंगे. और असल मसला ये है कि आप लोग इसके जो सही ट्रिक्स होते हैं उसके मुताबिक इसको नहीं सीखते हैं. दैट इज़ वाई यू हैव बीन फेसिंग कन्फ्यूजन एंड लर्निंग इट. मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. देखिए, आप लोग एक गेम खेलते हैं, आप एक थ्रेड उठाते हैं, तार उठाते हैं, उसको जो है वो इस तरह उंगलियों में जो है वो एक उससे मैस किस्म का जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और आप दूसरे बंदे से कहते हैं कि इसमें सही वाला तार पकड़ो. अगर वो बंदा सही वाला तार पकड़ लेता है तो उस बंदे की जो स्ट्रक्चर होती है वो सॉल्व हो जाती है. और अगर आप गलत तार को पकड़ते हैं तो फिर इसका मसला ये पैदा हो जाता है कि उस बंदे जिसने उस मैस को या उस पजल को सॉल्व करना होता है उसका हाथ भी उसमें फंस जाता है, और जिस बंदे ने उसको उंगलियों में पकड़ा है उसका हाथ भी उसमें फंस जाता है. मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि बदकिस्मती से हमारे कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कि बजाय इसके कि स्टूडेंट्स को चीज़ें आसान तरीके से पढ़ाए, वो स्टूडेंट्स को चीज़ें बड़ी मुश्किल तरीके से पढ़ाते हैं. इसकी वजह से मसला ये हो जाता है कि टीचर्स से स्टूडेंट्स बेचारे बार बार क्वेश्चंस करते हैं, और स्टूडेंट्स का यही मसला होता है कि उनको जो है वो बार बार समझ नहीं आती है. और ये इंग्लिश आप लोग को इतने गलत तरीके से पढ़ाई गई है कि अब आपके जहन में ये कंसेप्ट बैठ गया है कि किसी इंसान को ग्रामर की समझ नहीं आ सकती, और जिस इंसान को ग्रामर की समझ आ जाए तो फिर वो इंसान नहीं रहता बल्कि अशरफुल मखलूकात बन जाता है. तो अभी इस स्टेज पे आप सब इंसान हैं, लेकिन आप यकीन करें कि जैसे ही हमारे सारे के सारे लेक्चर्स एंड हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आप लोग इंसान नहीं अशरफुल मखलूकात होंगे. सो वी विल बी हैविंग दिस कंटिन्यूड जर्नी एंड आई विल बी ट्राइंग कि मैं आपको इंसान से अशरफुल मखलूकात बनाऊँ. खैर, कमिंग टूवर्ड्स आवर मेन बिजनेस, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ. देखिए, हमारे पास जो ग्रामर होता है, ग्रामर एक हमारे पास इसका होता है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, और एक हमारे पास इसका होता है प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव. थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में क्या फ़र्क है? देखिए, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जिस तरह आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसमें हमारे पास डिफिनीशंस आते हैं. डिफिनीशंस यानी फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि व्हाट इज़ नाउन, सो यू से अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. या फॉर एग्जांपल यू आर आस्क्ड अबाउट अ डिफिनीशन कि हमारे पास एडजेक्टिव क्या होता है, सो यू से दैट एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट टॉक्स अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एटसेट्रा. तो ये जो आप डिफिनीशन बताते हैं ये हमारे पास बन जाता है थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव. और जब आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकली यानी इसका ताल्लुक जो है वो यूसेज के साथ होता है. यूसेज का मतलब ये है कि आपको सेंटेंसेस दी गई होती हैं या आपको वर्ड्स दिए गए होते हैं, और आपने क्या करना है कि आपने वहाँ पर जो सही वर्ड होता है उसको पुट करना है.
اب فار ایگزامپل آپ کے پاس سینٹینس آ جائے گا آئی نیڈ ڈیش مارکرز. دوسرا آ جائے گا آئی نیڈ ڈیش شوگر. آپ کے پاس لیٹ سپوز 2 sentences آئے ہیں. سینٹینس نمبر 1 از آئی نیڈ ڈیش مارکرز. سینٹینس نمبر 2 از آئی نیڈ ڈیش شوگر. اب آپ کے پاس یہاں پر آپشن میں 2 words دیے گئے ہوں گے. ایک آپ کے پاس ہوگا مینی اور دوسرا آپ کے پاس ہوگا مچ. اب اگر آپ اس کو تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو سے ڈیل کریں گے تو پھر یہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایڈجیکٹو ہے, ایڈورب ہے یا کنجنکشن وغیرہ ہے. لیکن اگر ہم اس کو پریکٹیکل پرسپیکٹیو سے ڈیل کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ مینی کو ہم کہاں پر یوز کرتے ہیں اور مچ کو ہم کہاں پر یوز کرتے ہیں. تو اس سمپل ایم سی کیوز میں ہمارے پاس آ جائے گا کہ مینی کو اس کو ہم یوز کرتے ہیں کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ اور مچ کو ہم یوز کرتے ہیں انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ. تو یہاں پر آ جائے گا کہ آئی نیڈ مینی مارکرز اینڈ آئی نیڈ مچ شوگر. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایٹا میں نارملی جو کوشچنز آتے ہیں اس کو آپ نے پریکٹیکل پرسپیکٹیو سے ڈیل کرنا ہوگا. ایٹا میں آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک ڈیفینیشن آیا ہے, وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس آپ ناؤن کی ڈیفینیشن بتائیں یا آپ ہمیں فریز یا کلاس وغیرہ کی ڈیفینیشن بتائیں. نہیں, بلکہ the questions are always practical. وہ آپ کو ایک ورڈ دیں گے اور وہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ یہاں پر ہمارے پاس جو کریکٹ ورڈ ہے وہ کون سا آئے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کے پاس ایٹا میں جو کوشچنز آتے ہیں وہ بہت زیادہ آسان ہوتے ہیں, لیکن کیا آپ کو طریقہ آتا ہے کہ نہیں کہ آپ نے ان کوشچنز کو کون سے طریقے سے حل کرنا ہے. آج کے اس پہلے لیکچر میں ہماری ڈیمو کلاسز آلریڈی اینڈ ہو چکی ہے اور اب ہم ریگولر کلاسز لے رہے ہیں. تو آج کے اس فرسٹ ریگولر لیکچر میں آپ کو کچھ ایم سی کیوز بتاؤں گا. تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ لوگ کے پاس پاس پیپرز میں جو ایم سی کیوز آئے ہیں کیا وہ ایم سی کیوز مشکل ہیں یا وہ آسان ہیں. تو تھوڑے سے ایم سی کیوز کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایم سی کیوز آ جائے